गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम में, प्रोग्राम आपका फेवरेट वर्ल्ड व्यू। बात करेंगे आज, इंडिया ने बांग्लादेश की सभी वीजा सर्विसेज को रिज्यूम किया है। जी हां, ऑर्डर दे दिए गए हैं और जो जो वीजा सेंटर बंद हुए थे सभी ओपन किए गए हैं। मेडिकल वीजा या स्टडी वीजा या टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, सभी वीजा स्टार्ट किए गए हैं और दैट्स अ गुड साइन। सरकार बदली है तो चलिए थोड़ा मौसम बदलेगा और नॉर्मल हमारे जो रिलेशनशिप है रिज्यूम होंगे तो अच्छी बात है। और उम्मीद है कि जो इसके अलावा जो ट्रेन्स वगैरह चलती हैं या फ्लाइट सर्विसेज जो बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई होंगी तो वो भी पूरी नॉर्मलाइज जल्दी हो जाएंगी। और खास तौर से उनके एक्सपोर्ट के लिए जो हमारा लैंड रूट था वो भी जल्दी अगर ओपन हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है। ईरान और अमेरिका की वॉर शायद अब लगता है कि अब ज्यादा दूर नहीं है। पहली डेट सैटरडे की निकल के आ रही है। जी हाँ, सैटरडे की, कि हो सकता है उससे पहले भी हो। कल तो फ्राइडे है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सैटरडे इज ए प्रोबेबल डेट। और संडे, अगले 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगले 2 दिन के अंदर सैटरडे को जेरल्ड फोर्ड भी पहुंच जाएगा, जो उनका दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। रशिया ने रेस्ट्रेन रखने को कहा है। जी हाँ, रशिया ने रेस्ट्रेन रखने को कहा है और अब समझ में नहीं आता कि रशिया खुद तो वॉर के अंदर इन्वॉल्व है और दूसरे को स्ट्रेन रखने की बात कर रहा है, तो इसके बारे में क्या कहा जाए। तो आप सबका स्वागत है और नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। देखता हूँ कौन कौन आज हमारे साथ हैं। संजीव कपूर, प्रवीण सबरवाल, राकेश मिश्रा, शैलेंद्र जनार्दन, जाहिदा परवीन, फिर से सिराज अंसारी, चांद खान, अजिंदर सिंह, डायमंड फ्रूट, सरोज गर्ग, राजेंद्र कुमार धनकर, जिसके बाद जय पेडनेकर, योगी ट्यूब, लखविंदर सिंह, माथुर महेश, मेहताब खान, रसिक टैंक, गुलाब नबी सेठवाला, दलिंदर एसाई, अमित शाह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच एक पाकिस्तान से एक न्यूज आई है कि वहां पे उनकी पंजाब सरकार ने मरियम नवाज के लिए एक गल्फ स्ट्रीम एयरक्राफ्ट खरीदा है। मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ देख के, मुझे भी लगा कि इसकी जरूरत क्या थी। और ये दुनिया का सबसे पॉपुलर एयरक्राफ्ट है, 3-4 वर्जन है इसमें। और ये लग्जरी की एक तरह से इसको एक्सट्रीम कहा जाता है। जो प्राइवेट लोग जो उड़ते हैं, खासतौर से लंबी दूरी में जो उड़ते हैं, यानी कि बॉम्बे से चलेंगे लंदन डायरेक्ट चली जाए फ्लाइट, इस किस्म की गल्फ स्ट्रीम का ये पूरा एयरक्राफ्ट है साहब। और दुनिया में लग्जरी ट्रैवल के अंदर ये सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। और पंजाब सरकार ने, पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मरियम नवाज के लिए, जो कि उनकी मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, उनके लिए हवाई जहाज खरीदा है। पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है कि भाई अल्टीमेटली जब हम इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारे गरीबी बहुत ज्यादा है, किसानों के पास पैसे नहीं है, हमें बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे देने हैं, प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, और आप 1000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के अंदर आप 1000 करोड़ का एक हवाई जहाज अपने मजे के लिए आप खरीद रहे हैं और उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप डॉलर करेंसी में दे रहे हैं, वहां पर सरकार दे रही है, जबकि हमारे पास डॉलर्स की भी कमी है। तो इसके ऊपर काफी हंगामा मचा हुआ वहां पर सब कि भाई इसकी जरूरत क्या थी। अल्टीमेटली ये तो अल्टीमेट लग्जरी है। अगर आपको कहीं आना जाना है छोटा मोटा, तो बाकी फ्लाइट्स है ना पाकिस्तान के अंदर जो उड़ती रहती है, लोकल फ्लाइट्स, आप उससे जाइए। लेकिन मरियम नवाज को भी क्या है कि लग्जरी के अंदर रहने के शौक हैं और अंदर शानदार उसकी जो आप हॉलेस्ट्री है। आप कभी अगर गूगल पे जाएं और गल्फ स्ट्रीम के बारे में लिखेंगे तो आपके सामने उसके वीडियोस, या यूट्यूब पे जाएंगे वहां भी गल्फ स्ट्रीम के वीडियोस और उसकी इंटरनल डेकोर और शानदार। इस किस्म के जो हवाई जहाज है, दुनिया के जो बड़े धन्ना सेठ होते हैं ये उनके पास है, जैसे अंबानी वगैरह है या बिल गेट्स वगैरह है, जिनके पास अथाह पैसा होता है, तो वो तो कुछ भी ले सकते हैं, उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सरकार अपने चीफ मिनिस्टर के लिए गल्फ स्ट्रीम खरीदे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर, इंडिया की किसी स्टेट के अंदर किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए गल्फ स्ट्रीम का एयरक्राफ्ट नहीं है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। स्टेट के एयरक्राफ्ट हैं, कुछ स्टेट्स के अपने 1-2 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन वो छोटे एयरक्राफ्ट हैं, सस्ते वाले एयरक्राफ्ट हैं।
किसी भी सरकार के पास गल्फ स्ट्रीम नाम का एयरक्राफ्ट नहीं है, जो दुनिया का सबसे लग्जरियस एयरक्राफ्ट माना जाता है, यानी कि इंडिया में भी उसको अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन मरियम नवाज तो भाई पाकिस्तान की बदहाली देख लेते हैं, उसको देख के कम से कम ये कहते हैं कि मुझे ये 1,000 करोड़ का हवाई जहाज क्या करना है अपने, और उसको यूज कौन करेगा? एक बंदा यूज करेगा, चीफ मिनिस्टर, बस। खैर, ये पाकिस्तान है साहब, जहां पैसे खर्चने होते हैं वहां पे नहीं होते, जहां नहीं होते वहां पे होते। ये बदकिस्मती है लोगों की कि उनकी चीफ मिनिस्टर एक हवाई जहाज के ऊपर 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, लेकिन गरीबों को देने के लिए वहां पर प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में इसको लेकर काफी हलचल एक्चुअली, और काफी हंगामा भी है। इंडिया ने बांग्लादेश के लिए जो वीजा सर्विसेज हैं उनको रिज्यूम किया है, और ये एक अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है कि इंडिया ने अचानक से ये जो स्टेप लिया है वो अपने आप में जिसे क्या कह सकते हैं कि एक एनकरेजिंग स्टेप है। और मोहम्मद यूनुस को जाते ही जो अब सारे के सारे जो वीज़ाज हैं, बिजनेस वीज़ा हैं, मेडिकल वीज़ाज हैं या बाकी वीज़ा भी हैं, सब के सब अभी उसको डबल एंट्री वीज़ा सब जारी किए जा रहे हैं। और बांग्लादेश की मीडिया आउटलेट बीडी न्यूज़ 24 के मुताबिक सभी वीजा सर्विसेज को बहाल करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, और मेडिकल और डबल एंट्री वीजा अब जारी किए जा रहे हैं। ट्रैवल वीजा समेत दूसरी कैटेगरी को शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये सिलहट के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इंडियन डिप्लोमेट्स बात कर रहे थे। कहता है कि आपसी रिश्ते जो होते हैं सम्मान और इज्जत पर टिके होते हैं। 17 दिसंबर 2025 से वीजा सर्विसेज सस्पेंड होनी शुरू हो गई थी, और बाद में बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन अब वापस से तारिक रहमान के साथ आते ही मुझे लगता है कि ये जो वीजा सर्विसेज स्टार्ट हुई है ये एक बहुत अच्छा साइन है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। मुझे लगता है कि यहाँ कोई शख्स लिख रहे हैं कि भारत ही बांग्लादेश का एकमात्र चिर शत्रु है। देखिए साहब, अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे ना, एक पड़ोसी दुश्मन भी हो सकता है, पड़ोसी दोस्त भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई परमानेंट पड़ोसी, परमानेंट दुश्मन बन जाए, परमानेंट दोस्त बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी आप दोस्त बन जाते हैं, कभी आप दुश्मन बन सकते हैं। आप 15 साल तक पाकिस्तान के दुश्मन थे, अचानक बांग्लादेशी दोस्त बन गए उनके। तो दुनिया में डिप्लोमेसी बदलती रहती है, अच्छा बुरा होता रहता है। कौन किसका दोस्त है, आज का दोस्त कल कब दुश्मन बन जाए, आज का दुश्मन कल कब दोस्त बन जाए, कुछ नहीं पता। जो भी है, जैसा भी है, लेकिन पड़ोसी तो आप बदल नहीं सकते, रहना तो वहीं पर है। तो अगर अच्छे रिलेशन रहेंगे, कम से कम आना जाना लगा रहेगा, बिजनेस भी चलता रहेगा, तो एक किस्म से एनकरेजिंग साइन ही है। तो इंडिया ने ये स्टेप लिया है यूनिलेटरल, तो मुझे लगता है कि इट्स ए गुड स्टेप, एंड आई थिंक दैट शुड बी एक्चुअली वेलकम्ड। अब आते हैं ईरान और यूएस की उस कहानी पर जो अब परेशान कर रही है पूरी दुनिया को। दरअसल शायद सैटरडे या संडे वो दिन हो सकता है, 2 दिन और या 3 दिन और, हो सकता है 1 दिन भी, जो अधिकतर इस समय जो इंडिकेशंस निकल कर आ रहे हैं वो सभी इस साइड में इशारा कर रहे हैं कि ये वॉर शायद अब ज्यादा दूर नहीं है। जी हाँ, ये जो वॉर है ये ज्यादा दूर नहीं है, और बहुत सारी हिदायतें भी निकल कर आ रही हैं। मैं ये समझ के चलता हूं कि जो कंडीशंस इस टाइम जो हैं, जहां पर ईरान ने किसी भी चीज पर समझौता करने से इनकार कर दिया है, न्यूक्लियर इशू के ऊपर तो थोड़ा समझौता करने को तैयार था, लेकिन अमेरिका शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर इशू तो पुराना हो गया, तुम्हें मिसाइलों को रोकना पड़ेगा। तो कोई भी एक रेस्पेक्टेबल जो मुल्क है अपना मिसाइल प्रोग्राम कैसे रोकेगा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल चीज है। शायद हो सकता है कि अमेरिका जानबूझ के कुछ ऐसी शर्तें रख रहा है जो ईरान को मंजूर नहीं होंगी, और अल्टीमेटली जो अपने मन में जो ट्रंप लेकर बैठे हैं कि मुझे तो अटैक करना है और अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूं, क्योंकि अब नाक का सवाल आ गया है। अब समझ में नहीं आता कि क्या होने जा रहा है। ईरान के अंदर भी काफी प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर जो है ईरान के आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कई चीजें हैं जो अपने आप में इस टाइम परेशान करने वाली हैं, और जेरल्ड फोर्ड भी 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा,
और इसके अलावा अब्राहम लिंकन ऑलरेडी वहां पर है। एक अमेरिकन एक ऑफिशियल से किसी एक चैनल पर मैंने देखा था, बातचीत हो रही थी, कोई अमेरिकन पर्सन है, एक्सपर्ट है, कि क्या उनका एयरक्राफ्ट कैरियर इस पोजीशन में है कि अगर उनके ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल की बारिश हो जाए तो क्या उसे रोक पाएंगे। उसका आंसर है नहीं, वो नहीं रोक पाएंगे, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में किसी कंट्री के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सके। एक्चुअली आप एक रोक लोगे, दो रोक लोगे, तीन बोल लोगे, चार रोक लोगे, तब आप क्या करोगे, तब तब आप क्या करोगे, वो बहुत सारी एक दिक्कत निकल कर आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि रशिया ने इस बीच में एक स्टेटमेंट दिया है और रशिया ने कहा कि भाई आप थोड़ा सा रेस्ट्रेन रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अमेरिका से भी कहा है, ईरान से भी कहा है कि आप दोनों पक्ष में थोड़ी पेशेंस रखो, अगर आप पेशेंस लूज कर दोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उसको लेकर भी मॉस्को ने तेहरान और अमेरिका से कहा है कि भाई अब जो होना था हो चुका है, अब थोड़ा सा आपको एक पेशेंस रखने की जरूरत है और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर लो। लेकिन मुसीबत यह है कि रशिया तो खुद यूक्रेन वॉर में 4 साल से फंसा हुआ है, वो खुद अपने मसले को सॉल्व नहीं कर रहा है और फिर आगे से एडवाइस दे रहा है कि भाई आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। यहां पर कुछ चीजें जो निकल कर आ रही हैं कि रशिया और चाइना इसमें क्या करेंगे। मैं इस इशू के ऊपर काफी कुछ बात कर रहा हूं और मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रशिया और चाइना वो इस पछड़े में फंसने वाले नहीं है। मैं आपको बताऊं, रशिया तो बिल्कुल नहीं फंसेगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि रशिया खुद उलझा पड़ा है यूक्रेन में, उसे खुद नहीं पता कि मैं यूक्रेन वॉर से कब निकलूंगा। तो रशिया का तो कोई मदद करने का सवाल नहीं पैदा होता। मुझे नहीं लगता कि रशिया किसी किस्म की भी कोई भी मदद ईरान की कर पाएगा। बहुत सारे हमारे कई दर्शक भी हैं जो ये कई मैसेज भी मेरे पास आ रहे हैं, मेल्स आती हैं, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना विल स्टार्ट फाइट विद ईरान। एक बात समझो यार, चाइना ने रशिया के साथ यूक्रेन के खिलाफ वॉर नहीं किया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो ईरान के साथ कैसे आ जाएगा। और चाइना यूरोप के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था वहां पे, यानी कि नेटो के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जो कि रशिया वर्सेस यूक्रेन तो है नहीं, रशिया वर्सेस नेटो है, सारे हथियार तो उनके हैं। तो ईरान के साथ आके चाइना लड़ाई क्यों करेगा भाई? अल्टीमेटली उसे क्या जरूरत पड़ी है, उसे जरूरत क्या पड़ी है? तो मुझे अब ऐसा लग रहा है यहां पर कि ये होने वाला नहीं है। चाइना की तो हिस्ट्री बताती है कि चाइना कभी दूसरे कंट्री के साथ जुड़ के जंग नहीं की उसने।